हाँ, तो जो सीवेज ट्रीटमेंट था उसका जो पर्पस था बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ओशंस में ह्यूमन डंक या फिर काउ डंक को डिस्चार्ज करते हो तो ओशन की लाइफ के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, बराबर। यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिससे द काउ डंक एनिमल डंक इज देयर, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इन द ओशन, सो बिफोर डिस्चार्जिंग इन द ओशन दैट शुड बी ट्रीटेड। उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। यहाँ पर ट्रीटमेंट का मतलब होता है उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीवेज की बात करें तो उसमें केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं। डायरेक्टली अगर उसको ओशन में डिस्चार्ज करोगे तो फिशेस जितने भी मरीन लाइफ है उसके ऊपर उसका साइड इफेक्ट तो पड़ने वाला है ही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द ट्रीटमेंट प्लांट इज देयर, द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट इज टू न्यूट्रलाइज द सीवेज, ओके। बेटा थोड़ा बैक हटा दो, एग्जाम वहां पर बैठ जाएगा। चेंबर का जैसा एक जन ने आंसर एकदम परफेक्ट बोला कि जो सिंक हो चुके सब्सटेंस है उनको ब्लॉक करने के लिए वी आर यूजिंग द ग्रिड चेंबर। उसके बाद हम लोग ने बात किया था स्क्रीनिंग चेंबर के बारे में। व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रीनिंग चेंबर? व्हाटएवर द फ्लोटिंग सब्सटेंस आर देयर ऑन अ सीवेज, कपड़ा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है जो फ्लोट कर रहा है, उसको हमको अलग करना है। सो दैट इज द रोल ऑफ स्क्रीनिंग चेंबर। उसके बाद हमने उसको कहां पर डाला था? इधर सेडिमेंटेशन टैंक, याद है किसी को? So whatever the filtration is happened, okay, the sewage is first you can say undergoing the primary treatment. Primary treatment में क्या होता है? Primary treatment में जो भी सीवेज है वो एक सेडिमेंटेशन नाम की एक बड़ी सी यूनिट में जाता है जो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर किसी भी चीज को गोल घुमाओ, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराओ, तो उसके अंदर की जो भारी चीजें होती है वो नीचे सेटल हो जाती है और जो हल्की चीजें रहती है ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमाते हो तो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नीचे आ जाते हैं और ऊपर सिर्फ क्या रह जाता है? प्लाज्मा, दैट इज अ लिक्विड। इधर भी वही हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करके क्या कर रहे हैं? सीवेज के जो हैवियर सब्सटेंस है उनको अलग कर दे रहे हैं। अब ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर सिर्फ और सिर्फ बच रहा है वाटर दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। तो हम लोग को जो भी सेडिमेंटेशन टैंक में घुमाने के बाद जो भी सीवेज बना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ पर्पस। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर भी तो कुछ चीजें बची हैं जिसमें बैक्टीरिया और वायरस होगा, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको हम लोग को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा एक एरोबिक टैंक में डाल के। वो एरोबिक टैंक क्या होता है? एक ऐसा टैंक होता है जिसके नीचे से ऑक्सीजन निकलती है। तो जब किसी टैंक के नीचे से ऑक्सीजन निकलती है तो वाटर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया या फिर फंगस प्रेजेंट है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं and they form a mass and this mass is called it as a flock, okay? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का भी काम तमाम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? जो भी आपका सीवेज का वाटर है उसको आपको क्लोरीनेशन कर देना है। क्लोरीनेशन से बचे हुए बैक्टीरिया भी मर जाएंगे एंड नाउ यू कैन डिस्चार्ज दैट वाटर इन द ओशन, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर लिया था। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो जस्ट अभी रिवीजन करवा रहा था। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। तो वो कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने से पहले हम लोग जो है ना थोड़ा सा अपने बैक टाइम में जाते हैं, जहाँ पर हमने 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 में सेकेंड पेज में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। आज भी अगर आपका कोई भाई बहन जो भी 9th स्टैंडर्ड में अगर बुक पढ़ रहा होगा तो आप उसकी बुक उठा के देखोगे तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर नजर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। चैप्टर का नाम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो यहाँ पर ये सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? द बेसिकली मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस इज व्हाट? व्हेनेवर द टू इंडिविजुअल्स आर हेल्पिंग ईच अदर। जैसे कंसिडर कर लो कि दो लोग हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैथमेटिशियन है और दूसरा कोई हो सकता है फिजिक्स का एक्सपर्ट हो। एंड क्या हो सकता है? मैथमेटिशियन जो फिजिक्स का स्टूडेंट है उसको मैथमेटिक्स में मदद कर देगा, फिजिक्स का स्टूडेंट मैथमेटिशियन को फिजिक्स में मदद कर देगा। सो व्हेनेवर द टू पीपल्स आर हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में अगर दो पर्सन एक दूसरे की मदद करते हैं तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग या तो म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, जो आप लोग चैप्टर नंबर 14 की 15 में देखोगे, या तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस। सिम का मतलब होता है एक साथ, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब भी दो ऐसे लोग जो या तो एक स्पीशीज के भी हो सकते हैं या तो अलग अलग स्पीशीज के भी हो सकते हैं, दोनों में क्या होता है? पार्टनरशिप होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है।
तो हम लोग ने एक डायग्राम देखा था सिम्बायोसिस का। मार्कर है क्या वहां पर? यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। ओके, कंसिडर कर लो कि एक प्लांट है, ठीक है? कोई जंगल का कोई भी रैंडमली हम लोग ने प्लांट उठा के ले लिया है। ओके, अब हमको मालूम है कि जंगल में तो कोई जाके फर्टिलाइजर डालेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि ये प्लांट जो है अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि प्लांट को जो है नाइट्रोजन चाहिए। अगर उसे सरवाइव करना है तो नाइट्रोजन चाहिए। आपके कौन कौन से बायोमोलिक्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है? एनीवन? कहीं सुना है? बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, कहीं सुना था नाइट्रोजन नाम की चीज? अच्छा, ये तो बता दो न्यूक्लियोटाइड किन तीन चीजों का बना होता है? एनीवन? सिंपलेस्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंस। पहला शुगर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेंटो शुगर, और दूसरा बेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेस। आ गया ना नाइट्रोजन? दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस, जिसमें कौन होते हैं? A फॉर, T फॉर, फिर G फॉर और C फॉर साइटोसिन। यहाँ पर जो है बेसिकली अगर इन सब का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन लगेगा ही, और इसके लिए प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप लोगों ने बेसिकली नाइट्रोजन और भी बहुत सारी चीजों में देखे रहेंगे। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन बल्क अमाउंट्स में होता है, ठीक है? सो नाइट्रोजन इज बेसिकली यूज्ड फॉर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ, नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द मसल डेवलपमेंट, और जो भी है बॉडी डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। प्लांट के लिए बात करें तो प्लांट के लिए भी, प्लांट की ग्रोथ में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम प्लांट को उगा रहे हैं, अपने खेत में उगा रहे हैं, तो हम लोग वहां पर यूरिया डाल देंगे। यूरिया डाल देंगे तो यूरिया से नाइट्रोजन मिल जाएगा, दैट्स इट। बट व्हाट अबाउट द, यू कैन से, प्लांट व्हिच आर देयर इन द जंगल, वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं? सो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक माइक्रोब्स आगे आता है, माइक्रोब्स का एक ग्रुप आगे आता है। उस माइक्रोब्स को या तो आप बोल लो अजोटोबैक्टर या फिर आप बोल लो राइजोबियम। अब ये अजोटोबैक्टर और राइजोबियम क्या करते हैं? प्लांट के लिए कुछ करते हैं? यस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कहां पर? सबसे ऊपर की लेयर में। अभी हम लोग यहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, बॉटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, दिस इज द बॉटम लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ऑक्सीजन रहती है। ऑक्सीजन नीचे की तरफ क्यों रहती है? क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास है 16 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, जिसका एटॉमिक मास 16 है, वो भारी होने की वजह से एटमॉस्फेयर के नीचे रहता है। लेकिन अगर उसी तरफ हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, इसका एटॉमिक मास नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से कम है, इसके लिए ऊपर की तरफ रहता है। तो ऊपर जो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट उसको अपने अंदर नहीं ले सकता, क्योंकि प्लांट की जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक गैस लेने के लिए अंदर बनी हुई है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन प्लांट के बॉडी में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अपने बॉडी के अंदर ले ले। तो सवाल उठता है, ये तो नाइट्रोजन के बिना ही मर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो इसको चाहिए कुछ भी करके। यहाँ पर ये जो दोनों हैं, दैट इज कॉल्ड अजोटोबैक्टर एंड द राइजोबियम, दे केम टुगेदर एंड दे हेल्प द प्लांट्स। कैसे प्लांट को हेल्प करेंगे? वो एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका नॉर्मल शब्दों में क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बात करें, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब आप गैसियस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको कुछ भी करके सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लें, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? तो जब भी आप गैस वाले नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। करता कौन है? ये दोनों करता है। किसके लिए करते हैं? इसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर सॉइल के अंदर आ गया, अब बाकी का काम जो है वो प्लांट्स के रूट संभाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि प्लांट्स के रूट सॉलिड नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइजोबियम ने, अजोटोबैक्टर ने प्लांट के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर दिया, ठीक है?
तो यहाँ पर इन्होंने इनकी मदद की। गॉट इट? अब सवाल ये उठता है कि प्लांट इसके लिए कुछ करेगा, क्योंकि जब भी मैंने टॉपिक की शुरुआत की थी तो मैंने क्या बोला था कि दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक तरफा रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, ये भी इन लोग के लिए कुछ करेगा। फर्स्ट, ये जो प्लांट है एक रिएक्शन परफॉर्म करता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसे हम बचपन से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैं बैलेंसिंग रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ तो उसके ऊपर मत जाना, ये लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाता है। तो जब भी ये प्लांट ग्लूकोज बनाएगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ग्लूकोज खाने के लिए देगा। इन्होंने क्या किया, प्लांट को नाइट्रोजन दिया, प्लांट ने इनके लिए क्या किया, ग्लूकोज दिया खाने को, प्लस प्लांट्स इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म को अपने रूट्स के अंदर रहने के लिए घर देता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इन्होंने प्लांट की एक मदद की बाय द यू कैन से प्रोवाइडिंग द नाइट्रोजन, एंड प्लांट ने इनकी दो बार मदद की, फूड भी दिया प्लस रहने के लिए घर भी दिया। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो यहाँ पर इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंस के लैंग्वेज में हम इन्हें ही कहते हैं क्या, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बोल सकते हो कि खाद और ये वो सब मत समझ लेना। बायो का मतलब होता है लिविंग, ऐसी जिंदा चीज जिसका इस्तेमाल करके आप फर्टिलाइजर का बोल सकते हो काम करवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। ये लोग जो है ना यहाँ पर फर्टिलाइजर का ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो दे आर एक्टिंग एज अ फर्टिलाइजर। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जब भी आप ये पढ़ोगे आपको क्या पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस। So nitrogen is there for the synthesis of genetic material, that is your DNA and RNA. Also it is there for the protein synthesis. Now plant unable to uptake nitrogen directly from the atmosphere, that's why they need the help of someone, and rhizobium and azotobacter help the plants. वो लोग क्या करते हैं, प्लांट्स की मदद करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में प्लांट्स उसको अपने अंदर ले लेता है और रिटर्न में प्लांट्स उनको कुछ रहने के लिए घर दे देगा, खाने के लिए ग्लूकोज दे देगा। ठीक है, सो एग्जांपल की बात करता हूँ। सो आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो एंड मोस्ट ऑफ गुजराती पीपल आर देयर इन महाराष्ट्र। ठीक है, आप लोग ने थेपला तो कभी खाया ही रहेगा। ओके, सो थेपला में कौन सा वेजिटेबल पड़ता है, मेथी। मेथी का कभी भी मार्केट से लाओगे मेथी को, उसका जस्ट रूट ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, रूट ऑब्जर्व करोगे तो मेथी का जो रूट है आपको दिखाई देगा कि उस रूट में स्वेलिंग्स हैं, और उस स्वेलिंग्स को अगर मैं क्या करूंगा, कट करके माइक्रोस्कोप के स्लाइड में रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करूंगा तो आपको यहाँ पर राइजोबियम दिखाई देगा। मतलब रूट के अंदर एक बैक्टीरिया रहेगा, उसी बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो प्लांट की मदद कर रहा था थोड़ी देर पहले। गॉट इट? सो आप मेथी जब भी बाय करोगे नेक्स्ट टाइम काइंडली ऑब्जर्व द रूट ऑफ मेथी, you will find a lot of swellings are there. समझ में आया? तो यहाँ पर ये हो गया यू कैन से बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे। One is asking you the definition of biofertilizer. तो आप क्या बताओगे, ये यहाँ पर डेफिनेशन है। Biofertilizer are the commercial preparation of ready to use bacterial and fungal formulation that application to the plant soil composting pits help the enrich the soil fertility due to their biological activity. ये है बायोफर्टिलाइजर का डेफिनेशन। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो बायोफर्टिलाइजर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका फॉर्मूला हम लोग ने बनाया। इन द सेंस फॉर्मूला का मतलब लिक्विड सोल्यूशन के अंदर हमने उसको स्टोर करके रखा है, और उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस होता है प्लांट्स को अलग अलग तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को मार्क कर लो। किसी को बायो अक्यूमुलेशन के बारे में मालूम है या फिर बायो मैग्निफिकेशन? बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, सो यहाँ पर दोनों टर्म सेम है। बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आजकल जो है ना, वॉट एवर वेजिटेबल्स यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, दैट इज 20 रुपीज हाफ के जी, 40 रुपीज हाफ के जी,
these kind of vegetables are basically have a lot of metallic nutrients, आर्सेनिक, जिसकी वजह से स्टमक कैंसर हो सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बॉडी में एक बार चले गए तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ओके, आपकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन है कि लीवर जो है ना बहुत सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट इज एक्सेप्टेड, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि लीवर की भी उसके सामने नहीं चलती है, लीवर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, ये आर्सेनिक कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से आपके फूड में प्रेजेंट है, वॉट एवर रॉ वेजिटेबल्स यू आर टेकिंग, ओके, भिंडी हो गया, टोमेटो हो गया, वॉट एवर इट इज, उन सब में जो है ना क्या है, आर्सेनिक हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। एक बार आर्सेनिक आपके खाने के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर जाता है तो फिर बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पाती। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। होता किससे है, इस बायो एक्यूमुलेशन को रोकेंगे कैसे, टू प्रिवेंट द यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, जो आप खेतों में केमिकल्स यूरिया का यूज करते हो, उस यूरिया को अगर रोक दोगे तो शायद क्या होगा, आप नेचुरल फार्मिंग करोगे, टोटली नेचुरल तरीके से। ठीक है, बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सलमान खान का फार्मिंग है किधर, उधर पनवेल में, ठीक है, पूरा फार्मिंग यार्ड है, वहां पर वो खुद का पर्सनल कभी कभी जाके खुद ही फार्मिंग करता है, बीच में उधर उसको सांप भी काट लिया था, इतना बड़ा फार्मिंग एरिया है। तो वो ऐसा करता क्यों है, बिकॉज उसको मालूम है कि भाई जो भी मार्केट से वेजिटेबल आज हम लोग बाय कर रहे हैं दैट इज ऑलरेडी अडल्ट्रेटेड विथ हाई और हैवी मेटल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने अलग फायदे होते हैं। ठीक है, पहले के लोगों की एज जितनी ज्यादा की होती थी, द एवरेज एज ऑफ द इंडिविजुअल्स, ओके, पहले के लोगों का 90 तक जाता था, लेकिन आजकल के लोग 40, 45, 60 में ही कार्डियक अरेस्ट ये सब में हो जा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है, उसके रीजन का ये रीजन ये है कि दैट इज अ बैड क्वालिटी ऑफ फूड। सो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेटल आपकी बॉडी में चला गया फिर वो बाहर नहीं निकलने वाला, दैट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। ओके, तो ये चीजों को रोकने के लिए हमें बायो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। ये फर्टिलाइजर टोटली 100% तरीके से क्या करते हैं, नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पर अभी मैंने डायग्राम बनाया था एक प्लांट का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, उससे ज्यादा प्योर नाइट्रोजन और कोई नहीं हो सकता। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है एक बैक्टीरिया के थ्रू, और फिर बाद में उसको क्या हो रहा है, फिर बाद में प्लांट उसको ले रहा है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पर कोई भी स्टेप में मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पर कोई केमिकल डालूंगा, यूरिया डालूंगा या फिर और कुछ डालूंगा। ऑल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन नेचुरली। ओके, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। नाउ टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर, अब हम लोग एक एक बायोफर्टिलाइजर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप्स है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेटिंग, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग माइक्रोब्स, इनका दूसरा नाम क्या होगा, इनका दूसरा नाम होगा दैट इज अ डायअज़ोट्रॉप। ओके, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायअज़ोट्रॉप। आपके सामने कुछ एग्जांपल है, तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर बोला है सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक का मतलब मैंने बताया था, जो प्लांट के साथ रह के कुछ काम कर रहा है, प्लांट के अंदर रह के कुछ काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक में कौन है, राइजोबियम, एनाबेना, फ्रैंकिया, ये सब के सब क्या है, सिम्बायोटिक। इन द सेंस व्हाट, ये प्लांट के रूट्स के अंदर रहते हैं। ओके, दे लिव्स इनसाइड द रूट्स, गॉट इट? सो दीज आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। अब इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है, या तो फ्री लिविंग बोलो या तो नॉन सिम्बायोटिक बोलो। ये लोग भी प्लांट की मदद करते हैं बट रिटर्न में प्लांट से कुछ डिजर्व नहीं करते या फिर कुछ लेना नहीं चाहते। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग नॉन सिम्बायोटिक बोलते हैं। दिस इज अ वन डायरेक्शनल रिलेशन। यहाँ पर ये सिर्फ प्लांट के लिए कर रहे हैं, प्लांट इनके लिए कुछ नहीं करने वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रूट्स रहेंगे, रूट्स के अंदर नहीं रहने वाले लोग, क्या रहने वाले, रूट्स के आजू बाजू रहने वाले। दे विल नॉट देयर इनसाइड द रूट। ठीक है, सो ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग या तो फ्री लिविंग बोल देंगे, जो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, या फिर हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल क्या है, अजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रिडियम, देन बेजरिकिया और फिर बाद में क्लेप्सिला। तो ये सब एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, ध्यान से सुनना। द क्वेश्चन हेडिंग इज ऑड वन आउट। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा आंसर करना। राइजोबियम, एनाबेना, फ्रैंकिया एंड अजोटोबैक्टर, क्या होगा इसका आंसर? रीजन के साथ बताइए।
अजोटोबैक्टर, यस करेक्ट, दैट इज अ नॉन सिम्बायोटिक, या फिर बोल सकते हो कि वो फ्री लिविंग है, बाकी के सब जो है ना सिम्बायोटिक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। हां, तो उन्हें न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, ऐसा करते हैं नॉन सिम्बायोटिक है, वो उनका अपना पर्सनल न्यूट्रिशन रहता है, या दूसरे बैक्टीरिया को खा के न्यूट्रिशन ले सकते हैं। लेकिन सर उसके पहले आप बता रहे कि अजोटोबैक्टर भी ग्लूकोज के थ्रू लेता है। क्या? ग्लूकोज लेता है ना? अजोटोबैक्टर के थ्रू ग्लूकोज लेना इन द सेंस व्हाट? वो नहीं, हाँ। मतलब जो प्लांट रहता है ग्लूकोज उस बना जो यूज़ करता है, फिर उसको अजोटोबैक्टर को प्रोवाइड करता रहेगा ना? अजोटोबैक्टर को प्रोवाइड नहीं करता, मैंने बोला इनमें से एक, दोनों को नहीं, इनमें से एक, दैट वाज राइजोबियम नॉट अजोटोबैक्टर, ओके। तो अजोटोबैक्टर क्या करेगा फिर? अजोटोबैक्टर अपना खुद का जुगाड़ करेगा, जैसे अदर बैक्टीरियाज करते हैं, दूसरे बैक्टीरियाज को मार के, ओके, या फिर अपने सराउंडिंग से भी न्यूट्रिशन लेता होगा वो, ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्लांट को सरवाइव करना है, अगेन उसको फॉस्फेट की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, बायोमोलिक्यूल में फॉस्फेट कहां पर होता है? अभी आपने नाइट्रोजन का बता दिया कि सर न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लियोटाइड में वैसे तीन चीजें होती हैं, पहला होता है पेंटोस शुगर, सेकंड होता है यू कैन से नाइट्रोजन बेस, और तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, ओके। सो नाइट्रोजनस जो भी है ना न्यूक्लियोटाइड, इट इज मेड अप ऑफ फर्स्ट दैट इज पेंटोस शुगर, इधर ध्यान दो, बीच में बात मत करो बच्चा लोग, देन नाइट्रोजनस बेस, और फिर बाद में होता है फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज अ PO4 2- ग्रुप, ठीक है। तो इनडायरेक्टली प्लांट है, प्लांट लिविंग है, उसको भी क्या चाहिए? उसको भी डीएनए बनाना है, तो इनडायरेक्टली उसको भी फॉस्फेट चाहिए। प्लस कभी एटीपी का फुल फॉर्म जाना है क्या? ट्राई फॉस्फेट, मतलब प्लांट को भी तो एटीपी की जरूरत होती है, तो इनडायरेक्टली उसमें भी तो फॉस्फेट होता है, दैट्स व्हाई द प्लांट नीड फॉस्फेट। हमारे साथ भी यही सीन है, अगर हमको फॉस्फेट चाहिए तो क्यों चाहिए? बिकॉज फॉस्फेट हमारे बोन में चाहिए, फॉस्फेट हमारे डीएनए में चाहिए, और फॉस्फेट एटीपी में चाहिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर का रोल क्या है। देखो, सॉइल में फॉस्फेट होता है, दैट इज एक्सेप्टेड, लेकिन उस फॉस्फेट को प्लांट डायरेक्टली अपने अंदर नहीं ले सकता। उसके पीछे का रीजन ये होगा क्योंकि जो फॉस्फेट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल ऑफ फॉर्म ऑफ फॉस्फेट कैन नॉट बी टेकन बाय प्लांट, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगेन प्लांट की मदद करने के लिए एक माइक्रोब्स का ग्रुप आगे आता है, उन माइक्रोब्स के ग्रुप को कहा जाता है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। सवाल ये उठता है कि ये फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो ये फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट है उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो जब उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट इज टू मच इजी फॉर द प्लांट टू टेक दैट सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। समझ में आया? तो ये इनका काम है। ये क्या कर रहे हैं? प्लांट के लिए एक ऐसा फॉस्फेट क्रिएट कर रहे हैं जिससे प्लांट ले सके। नहीं तो अगर ये नहीं रहेंगे तो प्लांट के आजू बाजू तो फॉस्फेट रहेगा बट उसे ले नहीं पाएगा, बिकॉज प्लांट इनसॉल्युबल फॉस्फेट के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। क्या एग्जांपल है यहाँ पर? तो बहुत सारे एग्जांपल है, दैट इज अ सुडोमोनास, बैसिलस, एग्रोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस एंड एस्परगिलस, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। समझ में आया? नाउ कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्ट? एनीवन? क्या होता है कंपोस्ट का मतलब? डाइजेस्ट फॉर्म में करना, हाँ? पूरा कंपोस्ट करने का मतलब डाइजेस्ट फॉर्म में करना। हाँ, लेकिन कंपोस्ट का मीनिंग क्या होता है? कहाँ पर यूज होता है? इस शब्द का मतलब क्या है? इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में हम लोग बोलते हैं दैट इज अ खाद, ओके। दैट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। ये नेचुरल फर्टिलाइजर है जो काउ डंग, एनिमल डंग से बनती है। आज भी आप गांव में जाओगे ना तो समटाइम्स सो मेनी people use the you can say dung of goat, dung of sheep, dung of you can say cow as a fertilizer. उनका इस्तेमाल करके वो लोग कंपोस्ट बनाते हैं और फिर अपने खेतों में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कंपोस्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? Why the compost is needed for the plant? Whenever you are performing the organic farming, that is totally chemical free farming, 1% केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो सवाल उठता है कि प्लांट को न्यूट्रिशन कौन देगा? तो न्यूट्रिशन वो लोग देंगे, दैट इज देयर इन अ कंपोस्ट। कंपोस्ट में जो भी चीज रहेगी प्लांट उससे न्यूट्रिशन लेगा। कंपोस्ट बनाए कैसे? सो कंपोस्ट बनाने के लिए यू नीड अ लार्ज डाइजेस्टर।
अभी हम लोग ने वो पढ़ा था ना, मालूम है, ये मीथेन गैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, उसमें एक बहुत बड़ा सा डाइजेस्टर हुआ करता था। उस डाइजेस्टर में हम लोग क्या डालते थे, स्लरी डालते थे। स्लरी का मतलब दैट इज अ कंपोस्ट, जो भी है अपना काउ डंग, एनिमल डंग, और उसके ऊपर से पानी डाल दिया करते थे। फिर कुछ दिनों में क्या होता था, उसमें से मीथेन गैस बाहर निकलती थी और नीचे कंपोस्ट बचता था। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोब्स के बिना कंपोस्ट बनाना दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि माइक्रोब्स ही वो होते हैं जो कंपोस्ट में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। व्हाट वाज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंपोस्ट? कंपोस्ट में हम लोग ने 3 प्रोसेस पढ़े थे। लास्ट प्रोसेस का नाम था मिथेनोजेनेसिस, जिसमें मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा था। मीथेन कौन से 2 एसिड से बन रहा था? फर्स्ट वन वाज द फॉर्मिक एसिड, सेकंड वन वाज द ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड किससे बन रहा था? ग्लूकोज से। ग्लूकोज किससे बन रहा था? कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पर क्या हो रहा था? सबसिक्वेंट ब्रेकिंग डाउन हुआ करता था। तो ये अपने से नहीं होता, यू नीड द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। आपको माइक्रोब्स की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कंपोस्ट बना पाओगे काउ डंग और एनिमल डंग से। ओके, सो दोज आर नोन एज कंपोस्ट मेकिंग बैक्टीरिया। अभी ये कौन कौन है कंपोस्ट बनाने में इन्वॉल्व? दैट इज अ बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसी, प्रोटोजोआ एंड रोटिफर्स। ठीक है, सबका इमेज आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यू विल फाइंड द डिफरेंट इमेज आर देयर। दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ काउ डंग एंड एनिमल डंग। दैट्स इट। ओके, नाउ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ये पहले ऑर्गेनिज्म थे जिसकी वजह से शायद आज हम सरवाइव कर रहे हैं। ये मैडम ऐसा मत करो रे, मेरे को लग रहा है अर्थक्वेक आ रहा है। ओके फाइन, सो नाउ अभी साइनोबैक्टीरिया देखो, whenever the initially earth was formed, the most dominated gas was hydrogen sulfide. अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा थी, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसमें सरवाइव करना दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गायब कैसे हुआ? उनको गायब करने वाले ये लोग हैं, दैट इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? सल्फर को एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो आज आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ प्लांट क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में 22% तक ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट्स की वजह से, दैट इज रॉन्ग। आज भी इनका 50% कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। ये मिलेंगे कहाँ पर? ये मिलेंगे आपको ओशंस में। ओशंस में मिलेंगे, जो भी है रिवर बॉडीज उसमें मिलेंगे, या फिर कोई भी वाटर बॉडी है वहां पर मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। पहचानोगे कैसे? ग्रीन कलर के रहते हैं। ओके, so whatever you can see the you can say greenish layer on the water, that is considered as a cyanobacteria. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको बैक्टीरिया और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, देखिए। द फर्स्ट वर्ड इज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब दोनों जगह पे रह सकते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडीज में, एंड टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में। सेकेंड, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, अपने इधर उधर घूम सकते, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या फिर किसी के साथ क्या करेंगे? रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, दैट इज म्यूचुअलिज्म। देन एरोबिक, दे नीड यू कैन से ऑक्सीजन, ओके, इनिशियली। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या? ये लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते। देखो नाम में बैक्टीरिया लिखा है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेटिक। व्हाई? बिकॉज दे आर शोइंग फ्यू फीचर्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट का क्या फीचर इनके पास होता है? इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ये लोग ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेटिंग, ओके, जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। हेटेरोसिस्टिस, ये हेटेरोसिस्टिस का मतलब क्या होता है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल। हमारे बॉडी के अंदर हेटेरोसिस्ट नहीं है, ठीक है, वी डू नॉट हैव हेटेरोसिस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोसिस्ट? टोटली ट्रांसपेरेंट सेल, ऐसे सेल जिसके आर पार आपको दिखाई दे सकता है, सेल के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। इनके पास क्या होता है? हेटेरोसिस्ट होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोसिस्ट? इट इज ग्रुप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, जो इनके पास इंडिविजुअली होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। समटाइम्स दे आर नॉट हेटेरोसिस्टिस, मतलब कभी कभी इनके पास ट्रांसपेरेंट सेल होते भी नहीं। दिस इज अ वास्ट ग्रुप, ये याद रखना। साइनोबैक्टीरिया मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या क्या है? एनावेना, नॉक्सटॉक और बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, a lot of example are there, you can select randomly to example and you can write in your exam. ठीक है, so cyanobacteria is a group of bacteria, features उसके पूछे जाएंगे, ये याद रखना।
तो आप लोगों ने मालूम है, अभी भी आपको शायद इंग्लिश कंपलसरी होगा, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तो एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन करते हो? डिफाइन एडजेक्टिव क्या होगा? जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ा करते थे तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता था? ऐसा कोई भी, हाँ बोलो। इसका मतलब जैसे कि गुण, जैसे कि हाँ, यस, द वर्ड्स दैट डिफाइंस द नाउन, ऐसा शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताए। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। ही इज अ हैंडसम बॉय, हैंडसम एडजेक्टिव हुआ। और यहाँ पर नाउन कौन हुआ? गर्ल्स एंड बॉय। तो ऐसा कोई भी शब्द जो क्या करे, मतलब नाउन की विशेषता बताए, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पर दीज ऑल आर द एडजेक्टिव वर्ड। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या क्या वर्ड यहाँ पर यूज किए गए? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, एरोबिक, फोटोसिंथेटिक, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग, हेटेरोसिस्टस, नॉन हेटेरोसिस्टस। देखो ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। Got it everyone? So they are telling the features of this cyanobacteria and these are group of cyanobacteria. Okay? समझ में आया? तो ये साइनोबैक्टीरिया की कहानी है। आगे हम लोग को देखना है फंगल बायोफर्टिलाइजर। यस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंगल बायोफर्टिलाइजर? अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोग ने अजोटोबैक्टर पढ़ा, राइजोबियम पढ़ा। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? बैक्टीरियाज। क्या फंगस की मदद से हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे प्लांट का फायदा हो? आंसर है यस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। क्या बोला है? माइकोराइजा, ठीक है? यस, सो माइकोराइजा इज अ फंगस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है कुछ प्लांट के पार्ट के साथ। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था फ्रैंक नाम के, जो भी साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, बट 1885 में डिस्कवर किया गया था। दो क्लासेस होती है इसमें, एंडोमाइकोराइजिए, एक्टोमाइकोराइजिए। देखो अभी ये शब्द को ना तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यहाँ पर एक्टो बोला है, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड। जहां पर भी आपको बायोलॉजी पढ़ते वक्त माइको नाम का शब्द आता है, समझ लेना कि उसका कोई ना कोई रिलेशन फंगस के साथ है। जैसे कि माइकोटॉक्सिन, ऐसा टॉक्सिन जो फंगस प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ माइकोप्लाज्मा फंगस के अंदर रहता है। तो यहाँ पर देखो, एक्टो मीन्स आउटसाइड, माइको मीन्स फंगस, राइजिया मीन्स रूट में रहने वाला, मतलब रूट के बाहर रहने वाला फंगस, दैट इज कॉल्ड एक्टोमाइकोराइजिया। ओके, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? माइको मीन्स फंगस, राइजिया मीन्स रूट, एंडो रूट के अंदर रहने वाला फंगस, दैट इज कॉल्ड एंडोमाइकोराइजिया। ठीक है? सो दीज आर ऑल द इटैलिक एंड ग्रीक वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज हार्ड टू रिमेंबर दैट, बट अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे और हर एक शब्द की मीनिंग समझोगे ना, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, सो नाउ एक इसके थ्रू पढ़ने से अच्छा मैं आपको एक ये गौरव, ये हॉटस्पॉट चालू है क्या अभी भी? जरा बुक निकाल लो और ये लिख लो जरा। यस क्लास, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि पैराग्राफ वाइज दिया गया है। काइंडली राइट इट डाउन, फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्टो की बात करेंगे, एक्टोमाइकोराइजिया। So first of all, whenever we are talking about the myco, it means it is a fungus which will not penetrate in the cortical cell. Penetrate का मतलब होता है अंदर जाना, ठीक है? तो कंसीडर कर लो, देखो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ। The two diagrams are there. So जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं ना, so whenever we are talking about the ectomycorrhizae ना, तो इनका जो हाइफे रहता है ना, वो क्या रहता है? कभी भी सेल के अंदर नहीं जाता। ओके, दे विल नेवर एंटर इन द सेल, वो सेल के आजू बाजू ही घूमते रहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल सेल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्टिकल सेल? द सेल्स ऑफ रूट आर कॉल्ड कॉर्टिकल सेल।
तो ये लोग जो है ना, जो फंगस होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो कभी भी कॉर्टिकल सेल में एंटर नहीं होता है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंडोमाइकोराइसी, सो इसका डायग्राम जरा ध्यान से देखना. ये भी ग्रुप ऑफ सेल है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल सेल. ये जो फंगस है सेल के अंदर चला जाता है. ओके, इट विल पेनिट्रेट इनसाइड द सेल बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इट एज अ एंडोमाइकोराइसी. सो जब भी देखो ये वाला क्या हो रहा है, सेल के अंदर नहीं जा रहा. सो व्हेनेवर इट इज नॉट गोइंग इनसाइड द सेल ना, सो ये इसका फंगस और सेल का ग्रुप मिलके जो है ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हार्टिग्नेट्स. ठीक है, उसका इमेज में अभी आपको दिखाऊंगा. कब होता है ये पॉसिबल? व्हेन द फंगल पार्ट इज नॉट एंटरिंग इन द रूट सेल. तो वो सिचुएशन में हार्टिग्नेम एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. नाउ यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर्म अ एक्स्ट्रा सेलुलर कॉलोनी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर कॉलोनी? ये है कॉर्टिकल सेल. कॉर्टिकल सेल के बाहर रहने वाले फंगस की कॉलोनी को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कॉलोनी. एंड इनका जो हाइफे मतलब अगर आप कभी भी फंगस को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे ना, तो क्या देगा, ये स्पोरेंजियम है, इसका हाइफे है. हाइफे के ऊपर एक टफ कवरिंग रहती है और उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं मेंटल. ठीक है. नाउ लेस प्रिवेलेंट मतलब इसके एज कंपेयर टू दिस ये जो है ना बहुत कम होता है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोमाइकोराइसी. सो एंडोमाइकोराइसी का मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि ये लोग सेल के अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं, मतलब अंदर जाते हैं. सो नाउ दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इट एज एंडोमाइकोराइसी. प्रोड्यूस ब्रांच हाइफे दैट कॉल्ड आर्बिस्कल्स इनसाइड द सेल. तो व्हेनेवर दे एंटर इनसाइड द सेल, ये जो है ना सेल की एक ऐसी कॉलोनी क्रिएट करते हैं और ये इनका क्या है, दैट इज फंगल पार्ट. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्बिस्कल्स. ओके, व्हिच आर देयर इनसाइड द रूट. ये सेल के अंदर कॉलोनी बनाते हैं. व्हेनेवर दे एंटर इन द सेल, इनसाइड द सेल दे फॉर्म्स अ कॉलोनी ऑफ डिफरेंट फंगस हाइफे, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर कॉलोनी. और इनके भी कवरिंग को क्या रहता है, मेंटल का प्रोटेक्शन रहता है. एंड दे आर फाउंड मोस्ट एज कंपेयर टू दिस वन. अभी आपको ये हार्टिग्नेट कैसा दिखाई देता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई फंगस सेल के अंदर न जाके सेल के आजू बाजू में रहता है, तो सेल के साथ मिलके कैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो द डायग्राम इज देयर. एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ. This is the structure of Hartignet. नेट काम नहीं कर रहा. दिस इज कॉल्ड हार्टिग्नेट. यहाँ पर देख रहे हो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज ब्लू कलर, दैट इज कॉल्ड फंगस. ओके, और ये जो है ना फंगस, और ये आपका एक्चुअल सेल है. सो एक्चुअल सेल, और ये कहाँ पर सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, उसकी सेल वॉल के अराउंड ही रह रहा है और न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर हो रहा है. यहाँ पर ये फंगस क्या करता है, फंगस जो है ना न्यूट्रिएंट डेवलप करता है, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स बनाता है, और ये क्या कर रहा है, देखो प्लांट को सप्लाई कर रहा है. दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर. ओके, सो यहाँ पर दिस इज अ फंगस एंड दिस इज अ कॉर्टिकल सेल ऑफ द रूट. द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हार्टिग्नेट. गॉट इट एवरीवन? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हार्टिग्नेट. ओके, सो नाउ यहाँ पर जो है ना इनकी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटल. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टो एंड एंडोमाइकोराइसी. यहाँ पर भी वही लिखा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट दैट इज एक्टो. एक्टो के बारे में क्या है, वेल डेवलप्ड माइसीलियम. माइसीलियम का मतलब होता है ये द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम. सो दे हैव वेल डेवलप्ड माइसीलियम एंड दे आर देयर इन आउटसाइड ऑफ द रूट. जो लिखा है ना सेम उसका मीनिंग है, बस मैं एक बार पढ़ के आपको बता रहा हूँ, दैट्स इट. काम क्या है इन लोग का, एक्टो का काम ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम का जो अपटेक है ना एक्सेलरेट करना.
अगर ये रहेंगे ना प्लांट्स के आजू बाजू में, मतलब प्लांट्स के अंदर तो ये लोग जाते नहीं है बिकॉज दे आर एक्टिव, बट व्हेनेवर दे आर देयर इन द सराउंडिंग ऑफ द प्लांट्स रूट ना, दे विल एक्सेलरेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो इससे ये फायदा होता है, ठीक है। हार्टिंग नेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ एंडोमाइकोरेसिया। सो एंडोमाइकोरेसिया एज आई टोल्ड यू, दे एंटर इन द सेल पार्ट, सेल के अंदर जाते हैं, और जब भी ये सेल के अंदर जाते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ब्रांच आर्बिस्कल्स। ओके, हार्टिंग नेट का जस्ट अपोजिट। हार्टिंग नेट में क्या हो रहा था, जो फंगल है ना सेल के बाजू से गुजर जा रहा था, बट इट नेवर पेनिट्रेट इन इनसाइड द सेल। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांच आर्बिस्कल्स ना, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग जो है ना सेल के, प्लांट के रूट के, कॉर्टिकल सेल के अंदर जा रहे हैं और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए इनको कहा जाता है दैट इज वेसिकुलो आर्बिस्कुलर माइकोरेसिया, अनदर नेम ऑफ एंडोमाइकोरेसिया। इसको अंडरलाइन कर लेना। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VAM एंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ VAM? सो VAM का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बिस्कुलस माइकोरेसिया, दूसरा नाम होता है एंडोमाइकोरेसिया। सो अभी हम लोग ने देखो एंडो और एक्टो पढ़ा, तो ये किसके अंडर में आता है, ये टॉपिक आता है बायो फर्टिलाइजर के अंडर में। मतलब ये कुछ ना कुछ तो प्लांट के लिए काम कर ही रहे होंगे, ये सारे काम ये लोग करते हैं। प्लांट्स का क्या करवाते हैं, देखो पहले तो ये फास्फोरस, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनका जो एब्जॉर्प्शन है ना प्लांट्स के रूट के थ्रू, उसको एक्सेलरेट करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, वाटर के अपटेक को एक्सेलरेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंड्यूस ग्रोथ बाय द सिक्रेटिंग हार्मोन, ये प्लांट्स को ना हार्मोन बोल सकते हैं सिक्रेट करने के लिए इनिशिएटिव करते हैं। फिर बाद में क्या बोल रहा है, ऑफर द प्रोटेक्शन टू द होस्ट प्लांट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बाय सिक्रेटिंग द एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था, ये डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन से फंगस को, मतलब कौन से पहले फंगस से एंटीबायोटिक बना था? The name of fungus was Penicillium chrysogenum, जो आज के टाइम पे भी आप लोग यूज कर रहे हैं। पेनिसिलिन जानते हो ना, कोई भी स्किन इन्फेक्शन होता है तुरंत पेनिसिलिन लगा लेते हो। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो एक्टोमाइकोरेसिया आप पढ़ रहे हो या फिर एंडोमाइकोरेसिया पढ़ रहे हो, है तो ये लोग फंगस ही। फंगस का काम ही है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना। तो ये जो है ना प्लांट को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने प्लांट का जो रूट है ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्लांट का रूट जो है ना माइक्रोब्स की वजह से खराब हो जाता है। अगर ये होंगे ना तो प्लांट के रूट को प्रोटेक्शन रहेगा। कैसे, ये लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबायोटिक। सो जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स आजू बाजू भटकते रहेंगे ना, उसको ये प्लांट के रूट के पास आने नहीं देंगे। समझ में आया? सो दिस इज अ रोल ऑफ माइकोरेसिया। ओके, एंडो और एक्टो का दोनों का कॉम्बिनेशन का रोल है। सो नाउ अब हम लोग जो है ना राइजोबियम और अजोटोबैक्टर को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अगेन अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स आर देयर टू डिफाइन। जैसे कि राइजोबियम का क्या क्या एडजेक्टिव वर्ड है? फर्स्ट, रॉड शेप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रॉड शेप? दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। देखो, सर्कुलर शेप में हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोकस, और अगर रॉड शेप में हुआ तो उसको बोलेंगे बैसिलस। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या होता है, रॉड शेप। मोटाइल का मतलब मूविंग। ओके, मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। देन एरोबिक, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ग्राम नेगेटिव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव? एनीवन? ग्राम नेगेटिव देखो लिखा है ना इधर, सर बैक्टीरिया का नाम है। नहीं, दिस इज नॉट अ नेम ऑफ बैक्टीरिया। नाउ लिसन, अभी देखो मैं दो सेल बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। नाउ अभी मैं इनकी सेल वॉल बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों स्ट्रक्चर में? एनीवन? एकदम पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन एंड इन दिस केस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिक। ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थिन होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। एंड ऐसे बैक्टीरिया जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिक होता है, फॉर देयर प्रोटेक्शन दोस आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। ये लोग क्या है, ये लोग है नेगेटिव। इट मींस दे हैव नॉट प्रॉपर प्रोटेक्शन
ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आया? नाउ नॉन स्पोर फॉर्मिंग, फंगस तो है नहीं तो स्पोर फॉर्मेशन का चांस ही नहीं होगा। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, उसका वही काम होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। दे कैरी टू जीन्स NOD NIF, these two genes involved in the fixation of nitrogen, okay, so this is the, you can say, adjective word, पहला है rod shape, दूसरा है wow, features of rhizobium, and they are found in the, there is one word is included that is called leguminous. Now what do you mean by leguminous? देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, whenever you are finding the swelling in the roots of plants, those plants are called it as a leguminous. जब भी किसी प्लांट के रूट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं तो ऐसे प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल कुछ दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आर लेग्यूमिनोरोसम दैट इज प्रेजेंट इन द पी, ठीक है, मटर रहता है ना, उसके रूट्स को कभी ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला माइक्रोब्स, ठीक है, किसके अंदर, पी के अंदर। कौन सा ये स्पीशीज रहता है, दैट इज लेग्यूमिनोरोसम। सेकंड इज व्हाट, ये वाला, that is there in a beans, it can be any beans, okay, so rhizobium fascioli, okay, that is there in a beans। काम क्या रहता है इनका, काम रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, प्लांट के लिए नाइट्रोजन बनाना और प्लांट्स के रूट के अंदर रहना। okay fine, now we are going to discuss the azotobacter। yes fourth last, क्या नाम है बेटा आपका, रेड वन, हाँ, what is meaning of free living, another word for free living क्या होगा उसका मीनिंग? देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने फ्री लिविंग पढ़ा था, तो वहां पर लिखा था फ्री लिविंग और डैश, नहीं दैट इज नॉन सिम्बायोटिक। हाँ, तो फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, जो किसी सेल के अंदर नहीं रहता, टोटली इंडिपेंडेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेटिंग? इजी है, क्या होगा इसका मतलब, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग का मतलब? यस, बाजू वाला, हाँ, क्या नाम है बेटा आपका, बोलिए क्या? हाँ यस, बताइए नाइट्रोजन फिक्सेटिंग का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन का सॉलिड फॉर्म प्लांट को प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, सिट डाउन। यस, उसके बाजू वाला एरोबिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरोबिक? इजी है, हाँ बोलो। प्रोवाइड ऑक्सीजन नहीं, हाँ, ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता है, ओके, ठीक है। सिट डाउन बोथ ऑफ यू। नाउ नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब इनका कलर ग्रीन नहीं होता बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, ये देखो ये वाला नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग है। आप अगर यहाँ पर देखोगे ना, सो यू विल फाइंड द स्वेलिंग्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग नोड्यूल फॉर्मेशन। यहाँ पर जो रूट है ना एकदम स्ट्रेट है, ओके, यहाँ पर नोड्यूल्स आपको बीच में नहीं दिखाई दे रहे, सो दैट इज कॉल्ड नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग्स। और क्या बोला है फिर बाद में, so this is intimately associated with the root of grasses and certain plant। intimately in the sense what, externally जो है ना plants के साथ रिलेशन रखता है, बट किसी भी रूट के अंदर एंटर नहीं होता। कहाँ कहाँ पर मिलेगा ये मिलेगा आपको राइस के फील्ड में, कॉटन के फील्ड में एंड अदर वेजिटेबल्स के फील्ड में, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ देखो, मैं बोल रहा था ना नोड्यूल फॉर्मेशन, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड नोड्यूल्स। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, इनको नोड्यूल्स बोलते हैं। नोड्यूल्स के एग्जांपल क्या क्या था? मेथी वाज एग्जांपल ऑफ नोड्यूल्स। एंड नॉन नोड्यूल्स में क्या होता है? राइस में ऐसी स्वेलिंग नहीं होती। कभी भी आप लोग गांव में जाओगे, सो जब भी धान की खेती करोगे तो आप जब भी उसके रूट्स को ऑब्जर्व करोगे ना, रूट्स एकदम स्ट्रेट होता है। बट अगर आप मेथी के रूट्स को ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड नोड्यूल्स, ओके, फाइन। और क्या है? और इसमें कुछ नहीं। हाँ, अजोला नाम का एक प्लांट है, ये उसके लीफ का स्ट्रक्चर है। उस लीफ के अंदर देखो कौन रह रहा है? एनाबेना। सो ये क्या हो गया? सिम्बायोटिक हुआ कि नॉन सिम्बायोटिक हुआ? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ। सो जब भी लीफ के अंदर रह रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। और कुछ एग्जांपल है, देखो अजोस्पाइरिलम है, एनाबेना है और एक अजोला है, ठीक है। एंड फिर ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो अजोस्पाइरिलम के बारे में हम लोग देखेंगे।
फ्री लिविंग, बार बार वही वर्ड का मीनिंग नहीं बोलूंगा, फ्री लिविंग मतलब सेल के बाहर रहने वाला। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहने वाला। नाइट्रोजन फिक्सेटिंग, नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाला। देन कहाँ पर मिलेगा आपको ये? रूट्स ऑफ कॉर्न, दैट इज व्हीट एंड जवार। और ये क्या करता है? ये 1 हेक्टर में जो है ना, विद इन 1 ईयर इट प्रोड्यूसेस 20 to 40 kgs ऑफ नाइट्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। सोचो, एक बैक्टीरिया इतना सारा काम कर सकता है, सिर्फ एक बैक्टीरिया 40 kgs तक नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 1 हेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप अमेज़न पे जाओगे, अमेज़न पे जाके यूरिया डालोगे, हाँ, तो यूरिया जो है ना, अभी जो 40 kg का यूरिया का जो एकदम टॉप क्वालिटी है वो आपको 800 रुपीज पर kg में मिलेगा। कंसिडर कर लो कि आपके पास 100 एकर्स है, तो 800 के हिसाब से आपका तो कितना 80,000 हो जाएगा। बट अगर ये माइक्रोब्स का सैंपल आपके पास है, सो यू डू नॉट नीड टू वेस्ट 80,000। ये माइक्रोब्स काम संभाल लेंगे। क्यों? बिकॉज द माइक्रोब्स ऑफ ग्रुप in the 1 acre of area produces 40 kg of solid nitrogen। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये लोग होते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, जैसे कि सीरियल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, कॉटन्स हो गया, कोई भी ऑयल सीड, आइदर इट इज अ सनफ्लावर, मस्टर्ड, वहां पर ये लोग मिलेंगे। एनाबेना, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग ने देखा था। सो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग होते हैं सिम्बायोटिक, मल्टीसेलुलर होते हैं, साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी है। कौन कौन से प्लांट्स में मिलेंगे? साइकस एंड एंथोसिरस, ये 2 प्लांट्स में ये लोग मिलेंगे। एंड दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, दोस आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। देखो वहां पर हेटेरोसिस्ट का डेफिनेशन लिखा है, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड कलरलेस सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट व्हिच इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हेटेरोसिस्ट का डेफिनेशन है। तो हेटेरोसिस्ट का मतलब समझ लेना कि ये एनाबेना के अंदर पाए जाने वाला सेल का एक ऐसा ग्रुप है जो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट के लिए। ओके, अजोला, अजोला आपको मिलेगा वाटर वाले प्लांट्स में। ऐसे फर्न्स जो है ना, इवोल्यूशन के टाइम पे जब किंगडम प्लांट हम लोग पढ़ते थे, सबसे पहले फर्न्स आए थे। तो फर्न्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो वाज द प्रिमिटिव प्लांट्स, उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिपार्टमेंट ये अजोला के पास है। ये अजोला क्या करता है? ये फर्न्स के लिए क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। ओके, सो दैट इज अ अजोला। आई थिंक डायग्राम इज आल्सो देयर। ये देखो अजोला के, यस, अजोला लीफ, उसके अंदर ही कौन रह रहा है? एनाबेना रह रहा है। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। अजोला इज अ प्लांट, कंफ्यूज मत होना। अजोला इज अ प्लांट एंड एनाबेना उसके अंदर रहने वाला एक माइक्रोब्स है। बेनिफिट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर, ये लास्ट टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक का, जो भी है ये चैप्टर का। क्या क्या है बायोफर्टिलाइजर का बेनिफिट? देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आपके पास 100 एकर्स ऑफ जमीन है, अगर आप 40 kg यूरिया बाय करते हो, सो 80,000 बनता है। यहाँ पर ये लोग जो है ना, लो कॉस्ट है, इनका ज्यादा उतना कॉस्ट नहीं बनेगा। आपको सिर्फ माइक्रोबियल सस्पेंशन चाहिए और वो आपको क्या करना है, जैसे फर्टिलाइजर को स्प्रे करते हो ना, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हो, वैसे आपको इस जमीन में स्प्रे करना है बिफोर स्टार्टिंग द फार्मिंग। ठीक है, और इसका कॉस्ट जो है ना 90% तक कम होगा, वॉट एवर द कॉस्ट ऑफ यूरिया इज देयर। सेकेंड इज व्हाट? फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन। यहाँ पर आप माइक्रोब्स का यूज कर रहे हो तो कोई भी पॉल्यूशन का चांसेस नहीं, बिकॉज यू आर यूजिंग 0% ऑफ केमिकल। ओके, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, तो केमिकल यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, बट माइक्रोब्स का यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दैट इज बीजीए एज अ बायोफर्टिलाइजर, सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन। बीजीए क्या है? बीजीए का फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन नहीं किया। ओके, बायोफर्टिलाइजर, यहाँ पर बायोफर्टिलाइजर का रोल क्या है? प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करना, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे ऑर्गेनिक एसिड बनता है, प्रोटीन बनाना एंड विटामिन का सिंथेसिस करना। अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन सप्लाइड करता है प्लांट के लिए। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ, और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हेनेवर यू ऐड बायोफर्टिलाइजर इन द सॉइल ना, सो उससे सॉइल का टेक्सचर अच्छा होता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया और ये सब चीजें डालते हो ना, तो कुछ सालों के बाद वो जमीन जो है ना फार्मिंग करने लायक ही नहीं बचती। यहाँ पर जो है ना फार्मिंग किया जा सकता है कंटिन्यूसली सेम लैंड पे, अगर आप बायोफर्टिलाइजर का यूज करते हो। ठीक है, एक बार देख लो, कुछ छूट गया रहेगा तो। हाँ, बीजे का यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं दिया, वही मैं भी देख रहा हूँ।
यस हो गया